अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा। इस सवाल के साथ कि हिंदुस्तानी नेवल ऑफिसर और रॉ के एजेंट कुलभूषण जाधव हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए ये ऑफिसर इतना अहम क्यों बन गया। जैसा कि आप सुन चुके होंगे, अब से कोई 17-18 घंटे पहले हिंदुस्तान की हुकूमत ने, जो खासी कंफ्यूज नज़र आती थी, उसने बिलाखिर कुलभूषण जाधव की रिव्यू पिटिशन के लिए, अपील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कागजात पे दस्तखत कर दिए हैं और 19 इसकी आखिरी तारीख थी। 19 जुलाई तक ये साइन हो सकते थे। जब से ये केस हुआ है मार्च 2016 से, जब बलूचिस्तान में कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हुई, उस वक़्त से अब तक मैं इस पर दर्जनों प्रोग्राम कर चुका हूँ। इस पर जो ब्रीफिंग्स दी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों ने और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स ने, उन सबको मैंने कवर किया है, उन सब में मैं प्रेजेंट था। इस पर मैंने बहुत दफ़ा लिखा भी है। इनफैक्ट इस पर मेरा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पीस है जो छपा था अप्रैल 2019 के ग्लोबल वर्ल्ड स्पेस के प्रिंट मैगजीन में। ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। उसका उन्वान था व्हाई जाधव बिकेम सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। इसका लिंक मैं इस यूट्यूब वीडियो के नीचे दे भी दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरी ख्वाहिश होगी कि आप उसको ज़रूर पढ़ें, बिकॉज जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी, इतना अच्छा एक डिटेल उसमें मिलेगी, शायद आपको किसी चीज़ में न मिल सकें। बहरहाल मैंने इस केस को कवर किया है। ना सिर्फ मैंने इसको कवर किया, इस पर लिखा, इस पर दर्जनों प्रोग्राम किए, बल्कि फरवरी 2019 में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में हिंदुस्तान ने इसके खिलाफ अपील की और वहाँ 2 या 3 दिन ये केस चला, तो मैं वहाँ मौजूद था। हिंदुस्तान की मीडिया के बहुत से लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो मैं बड़े मुफस्सल तरीके से इसके हक़ाइक़ से वाकिफ़ हूँ। और अभी भी मैंने बहुत से लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, गवर्नमेंट सोर्सेज के साथ बात की है। और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि दोनों ही ममालिक के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान के लिए, ये केस जो है ये इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। मेरे साथ रहिए, मुझे इस चैनल पे ज्वाइन करें, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, बिकॉज बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलते। देखिए, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। इसमें 2-3 प्रिंसिपल क्वेश्चन है। पाकिस्तान का केस क्या है, हिंदुस्तान का केस क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में क्या हुआ। इससे पहले भी बहुत से जासूस जो हैं वो पाकिस्तान में पकड़े गए, हिंदुस्तान में पकड़े गए, वो इतनी अहमियत के हामिल क्यों नहीं थे, ये इतना अहम क्यों है, और इस वक्त हिंदुस्तान के अगराज़ व मकासद के गोल क्या हैं, और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो इस केस में किस किस्म के हैं। बट लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। द फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का केस ये है कि मार्च 2016 में कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान में मशकल के मकाम पे पकड़ा गया। जब वो बलोच मिलिटेंट्स गालिबन BLA से मिलने के लिए वहाँ पे आया, वो बिट्रे हुआ, वो गिरफ्तार हो गया। और उसके पास 2 आइडेंटिटीज़ थी, एक कुलभूषण जाधव की जो कि उसका नेवल रिकॉर्ड है, जिस नाम से वो हिंदुस्तान की नेवी में 1987 में भर्ती हुआ, और दूसरा उसके पास हुसैन मुबारक पटेल के नाम से एक पासपोर्ट था। और ये कि कुलभूषण जाधव जो है वो ना सिर्फ हिंदुस्तान का एजेंट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का और नेवल ऑफिसर है, बल्कि वो एक सैबोटियर है जो पाकिस्तान में सैबोटाज करवा रहा था और पाकिस्तान में एक्ट्स अगेंस्ट द स्टेट, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म अगेंस्ट द स्टेट में वो मुलव्वस था। और ये एक डायरेक्ट टूल है। कुलभूषण जाधव कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि ये एक डायरेक्ट टूल है, एक एजेंट है हिंदुस्तान की हुकूमत के हाथ में। और हिंदुस्तान की हुकूमत के जो हाईएस्ट पॉसिबल फंक्शनरीज थे, जैसे कि अजीत डोवाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं, आलोक जोशी जो हिंदुस्तान की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को हेड करते रहे हैं, ये उन सब के साथ इन टच था, उनसे डायरेक्टली अपनी इंस्ट्रक्शन लेता था। ये तो है पाकिस्तान का मौक़िफ़, जिसे पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट के सामने दोहराया गया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस चीज़ को पाकिस्तान ने यही पोजीशन, अपनी मौक़िफ़ जो है वहाँ पे रखा। और फिर इससे नती दर्जनों सवाल दिए। अब इंडियन पोजीशन क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंडियन पोजीशन जो है वो ये है कि कुलभूषण जाधव जो है, कुलभूषण जाधव है ही नहीं। कुलभूषण जाधव हुसैन मुबारक पटेल है, एक हिंदुस्तानी मुसलमान है, एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है जो ईरान के अंदर कमेंडा कंपनी जो है वो एक प्राइवेट कंपनी चला रहा था। रिटायरमेंट के बाद वहाँ से बिजनेस कर रहा था। ये कंपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती थी। ये एक बेचारा मासूम शख्स है जिसे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एपरेटस ने ईरान से अगवा कर लिया है। फिर हिंदुस्तान के मीडिया में दावे भी किए गए कि अगर इसको हाई सीज से पकड़ा गया है या इसको तालिबान ने अफगानिस्तान से पकड़ के अगवा करके उसके पासपोर्ट और ID कार्ड के साथ जो है पाकिस्तान के हवाले कर दिया है।
और वरना भला वो पाकिस्तान क्यों जाता, अपना पासपोर्ट लेके अपने आईडी कार्ड उठा के पाकिस्तान क्यों जाता। तो ये इसको ट्रैप किया गया है और इसका मकसद ये है कि जैसे हरीश सल्वे ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा कि पाकिस्तान इस केस को ग्रैंड स्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है दुनिया में, और पाकिस्तान ने इसको काउंसलर एक्सेस नहीं दी। अगर शुरू से ही हुसैन मुबारक पटेल को काउंसलर एक्सेस मिलती तो कभी भी उसकी कन्विक्शन ना हो सकती। पाकिस्तान का मिलिट्री कोर्ट जो है ये कोई फेयर ट्रायल ही नहीं है। पाकिस्तान में भला कैसे एक मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल हो सकता है, और ये ट्रायल और पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो तो कोई प्रॉपर फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स पूरी करती ही नहीं है। ये हिंदुस्तान की पोजीशन। ठीक, अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ फरवरी 2019 में, जहां एक साइड पे मुझे याद है आज भी बिल्कुल मेरे सामने एक पिक्चर आती है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सीन्स हैं। आई थिंक 17 या 19 जजेस हमारे सामने बैठे हुए थे। लेफ्ट साइड पे, अगर मैं जैसे इस वक्त कैमरे के सामने हूँ, लेफ्ट साइड पे मैं पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ बैठा हुआ था। महर बुखारी भी वहाँ पे आई हुई थी डॉन टेलीविजन से। दूसरी साइड पे इंडियन मीडिया भी था, इंडियन लीगल टीम थी, इंडियन गवर्नमेंट साइड जो है हमारे राइट साइड पे थी, और दो बहुत ही ब्रिलियंट वकील, आप कह सकते हैं कि साउथ एशिया के 2 मोस्ट गिफ्टेड माइंड्स जो इंटरनेशनल लॉ में हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदुस्तान से उनके वकील आए। हरीश सल्वे अमेजिंगली आर्टिकुलेट, अमेजिंगली गिफ्टेड। पाकिस्तानी साइड से पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश लॉयर थे बैरिस्टर खाबर कुरैशी, क्वीन काउंसिल, अमेजिंगली आर्टिकुलेट। और जब ये दोनों बोलते थे तो दम बखुद होके आपको दिल चाहता था कि ये बोलते रहें, आप इन्हें सुनते रहें। जिस तरह से वो एक दूसरे को अटैक करते थे, जिस तरह से वो क्वेश्चन रेज करते थे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रायल था। इसमें इस ट्रायल में पाकिस्तान की साइड ने आईसीजे में हिंदुस्तान की साइड से कहा कि आप कहते हैं कि कुलभूषण जाधव जो है वो एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, और ये तो है कि 1987 के इंडियन जो गजट है इंडियन गवर्नमेंट का, उसमें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि 1987 में कुलभूषण जाधव ज्वाइंड इंडियन नेवी एज ए नेवल ऑफिसर। ठीक, 1987 के अंदर। तो आप कहते हैं कि ये रिटायर हो गया है। तो हमने तो लेटर ऑफ असिस्टेंस जो लिखा था जनवरी 2017 में, हमने कुलभूषण जाधव का रिटायरमेंट रिकॉर्ड भी मांगा और हमने उसका पेंशन रिकॉर्ड भी मांगा। ना आपने हमें रिटायरमेंट रिकॉर्ड दिया, ना आपने पेंशन रिकॉर्ड दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने एक्सपर्ट से बहुत पूछा है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान बहरहाल एक इतना ऑर्गेनाइज और इतना एक सिस्टमैटिक सिस्टम है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो एक फेक पेंशन रिकॉर्ड और एक फेक रिटायरमेंट रिकॉर्ड प्रोड्यूस कर लेते। और यही वजह है कि हिंदुस्तान ने आज तक कुलभूषण जाधव के हवाले से ना तो कोई पेंशन रिकॉर्ड दिखाया है, ना कोई रिटायरमेंट रिकॉर्ड दिखाया है। इनफैक्ट एक ऐसा मोमेंट आया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था इंडियन टीम के लिए, जब खाबर कुरैशी ने हरीश सल्वे को मुखातिब करके कहा कि अगर आपको यकीन नहीं है कि ये अभी भी एक एग्जिस्टिंग नेवल ऑफिसर है, तो मैं आपको 2016 की हाजिर सर्विस कुलभूषण जाधव की स्लिप जो है, पे स्लिप पेश कर सकता हूँ। और उस वक्त हरीश सल्वे का फेस एक्सप्रेशन जो था, उनका जो एक्सप्रेशन था वो देखने वाला था। उन्होंने कुछ देर के बाद कहा कि आपने ये कहा है, कहाँ से आपने ऐसी स्लिप जो है हासिल की है। ये ऑब्वियस बात है कि ये स्लिप अगर पाकिस्तानी साइड के पास थी तो पाकिस्तानी साइड ने, ये स्लिप ISI ने और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने इंडिया के रिकॉर्ड से हासिल की होगी। एक और बड़ा दिलचस्प मोमेंट ये था जब पाकिस्तानी साइड ने ये कहा कि हम एक सील्ड एनवेलप में 13 टॉप इंडियन फंक्शनरीज के, ऑफिसर्स के नाम जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देना चाहते हैं, और सील्ड एनवेलप में नाम दिए गए, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें अजीत डोवाल का नाम, जो उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, और आलोक जोशी जो लॉ को हेड कर चुके हैं, उनके नाम दिए गए और बहुत सी एविडेंस दी गई जो कुलभूषण जाधव ने दी है। कैसे अजीत डोवाल और कुलभूषण और आलोक जोशी जो हैं वो मुलाकातें करते रहे कुलभूषण जाधव से, और उनको डायरेक्टिव देते रहे, और कुलभूषण जाधव को इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देते रहे। पाकिस्तानी साइड ने ये भी मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि ये, इसके पास 2 आइडेंटिटीज़ कैसे हैं। अगर ये कुलभूषण जाधव है, नेवल ऑफिसर है, तो फिर ये हुसैन मुबारक पटेल कैसे बन गया, और इसके पास हुसैन मुबारक पटेल के नाम का इंडियन पासपोर्ट 2 दफ़ा इसे कैसे इशू हुआ, कैसे रिन्यू हुआ, और इसने 17 दफ़ा इंडिया के कंप्यूटराइज इमिग्रेशन सिस्टम को कैसे सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया। आप कहते हैं कि इसे पाकिस्तानी एजेंसीज़ ने ईरान से अगवा किया है। क्या आपने ईरान के अंदर कोई फॉर्मल प्रोसेस जो है इसका लॉन्च किया ऑन दैट पर कि भाई ईरान से एक शख्स जो है वो गुम हो गया? क्या आपने ईरान में FIR दर्ज की है? हकीकत ये है, जो एविडेंस दिखाई गई, कि जब फरवरी 2018 में ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी हिंदुस्तान के दौरे पर आए, तो हिंदुस्तान के मीडिया ने हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस से ही सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि
ईरान के प्रेसिडेंट से क्या ये पूछा गया है कि कुलभूषण जाधव को कैसे उठा के ले गए पाकिस्तानी ईरान से? तो उस पर हिंदुस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जो बायलैटरल टॉक्स थी उनका ये सब्जेक्ट नहीं था और हमने इस इशू को ईरान के साथ बायलैटरल टॉक्स में नहीं उठाया। मीनिंग देयर बाय कि आज तक हिंदुस्तान ने कभी भी ईरान के अंदर एक फॉर्मल जो प्रोसेस है FIR का, कंप्लेंट का, लीगल, उसको इनिशिएट ही नहीं किया। बिकॉज ज़ाहिर है कि ईरानी इस किस्म का बकवास और झूठ सुनने को तैयार ही नहीं है, वो अच्छी तरह से इस चीज़ से जानते हैं। बल्कि उनको ये बड़ी शर्मिंदगी थी जब कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हो गई और ये सामने आई और पाकिस्तान ने उनसे प्रोटेस्ट किया कि इंडियन इंटेलिजेंस के सेल्स चाबहार से ईरानियन टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तानी बलूचिस्तान में सैबोटाज करवा रहे हैं, दहशतगर्दी करवा रहे हैं, टेररिज्म करवा रहे हैं, नेवल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ईरानियंस ने हिंदुस्तान के जो वहाँ पर जो सेटअप था सारा, उसको फोर्स किया, उसको वाइंड अप किया। तो ईरानियंस को तो अपना गुस्सा था कि अगर ईरानियंस के टेसिट अप्रूवल से भी ये चीज़ हो रही थी तो अब ईरानी ज़ाहिर है रेड फेस थे और वो इस चीज़ को मानना नहीं चाहते थे। ये तो वो चंद पॉइंट्स हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठे। अब इससे पहले अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, ये वो सवाल है जो प्रवीण जो है हिंदुस्तानी जो जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी, प्रवीण सोनी ने भी अपने 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 पीस में जो उन्होंने आई थिंक द फ्रंट में लिखा था या फ्रंट लाइन में लिखा था, उसमें उसका मैं शक्ल अभी आपको, मैं उसका मैगजीन का मैं दिखा देता हूँ इमेज आपको। उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि हिंदुस्तान के लिए कुलभूषण जाधव ही इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी 13 इंडियन सो कॉल्ड स्पाइज, एलिजिडली स्पाइज जो हैं वो पाकिस्तान की जेलों में बंद है। पाकिस्तान के भी पता नहीं 29 से 30 लोग जो हैं वो हिंदुस्तान में बंद हैं। तो फ़र्क क्या है, ये क्या वजह है कि कुलभूषण जाधव हिंदुस्तान की स्टेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट केस बन गया है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है बेतहाशा खर्चा करके, बहुत पब्लिसिटी करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई है इस केस को लड़ने के लिए। और चंद इसमें बड़े इंपॉर्टेंट नाम भी आ जाते हैं, क्योंकि नाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 4 या 5 नाम मैं आपके सामने रखता हूँ जो बहुत मशहूर केसेस हैं। हिंदुस्तान के मीडिया ने भी बहुत कवर किया, पाकिस्तान के मीडिया ने भी इन केसेस को बहुत कवर किया। उसमें एक नाम है रविंद्रा कौशिक का। ये वो नाम है जो वो इंडियन स्पाइज हैं जो पाकिस्तान में जेल काट के रिहा हुए, वापस हिंदुस्तान चले गए। रविंद्रा कौशिक बहुत मशहूर नाम है, गुरबख्श राम बहुत मशहूर नाम है, विनोद सहनी का नाम आता है, कश्मीर सिंह का नाम आता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में जब उनका ट्रायल हुआ उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि हम आम शहरी हैं, हमें गलत पकड़ा गया, बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे, अपनी आइडेंटिटी भी डिनाई की। लेकिन जब वो हिंदुस्तान वापस पहुँचे तो उनको हाथ भी पहनाए गए। उन्होंने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से बात भी की, वो इंडियन टेलीविजन चैनल्स और रेडियो स्टेशंस पे आए भी और उन्होंने खुलम खुला माना कि हाँ, मैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करता था, मुझे भेजा गया, मैंने ये काम किया और मुझे इंडियन गवर्नमेंट ठीक ट्रीट नहीं कर रही। तो उन्होंने एडमिट किया कि वो वाकई एजेंट थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कुलभूषण जाधव जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इंडियन गवर्नमेंट के लिए और पाकिस्तान के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये मैं अब आपको यहाँ पे अब समझाना चाहता हूँ। देखिए, कुलभूषण जाधव, मेरा एनालिसिस ये है कि उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कुलभूषण जाधव रिप्रेजेंट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स बिटवीन द स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया का जो प्रिंसिपल नैरेटिव है जो 1990 से जब नरसिम्हा राव की हुकूमत थी उसके बाद से इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने पेंट करना है, वेस्टर्न मीडिया के सामने, इंस्टीट्यूशंस के सामने, गवर्नमेंट्स के सामने, जो की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सामने, कि पाकिस्तान एक, 2 चीज़ें उसका है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है, जिहादी रियासत है, जो जिहादी एसेट्स और टूल्स को खुद अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए हिंदुस्तान के ऊपर सैकड़ों हज़ारों ज़रब लगाने की कोशिश करती है। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान एक ऑर्गेनाइज दहशतगर्दी करवा रहा है और ये वो नैरेटिव है। उसके साथ ही है कि पाकिस्तान एक फेलिंग स्टेट है जो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकता, ये एक स्टेट है जो अंदर से इम्प्लोड होने वाली है। ठीक, ये वो नैरेटिव है जो अर्ली 90s में, जिसमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने, इंडियन इंटेलिजेंस ने, हिंदुस्तान की हर आने वाली गवर्नमेंट ने इसमें बड़ा मैसिवली इन्वेस्ट किया है और ये नैरेटिव ने बड़ा डिविडेंड दिया है इंडिया को। एक बड़ा ऐसा नैरेटिव बना है अमेरिका से बरतानिया तक, बरतानिया से लंदन से लेकर ब्रसल्स तक, ब्रसल्स से जिनेवा तक, दुनिया भर में, इवन दुबई के अंदर ये नैरेटिव जो है ये बहुत बिका है। और जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, इंटरनेशनल अखबारात हैं, वो इस नैरेटिव के हिसाब से पाकिस्तान के बारे में लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, इंडिया ने फिल्में बनाई हैं इस नैरेटिव को बीफ अप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और ये वही नैरेटिव है जिसके ज़रिए अभी आप देखते हैं जब गुज़िश्ता 2 बरस से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ में
जहां हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को पकड़ के रखा हुआ है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनाई है, तो ये इसीलिए मुमकिन है कि हिंदुस्तान ने बहुत मेहनत करके, इस्टेब्लिशमेंट ने और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, उनके मीडिया ने एक इंटरनेशनल नैरेटिव बनाया है। पाकिस्तान का जो काउंटर नैरेटिव है, जो पहले बिका नहीं, वो ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कश्मीर में भी दहशतगर्दी कर रहा है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो कर ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, फाटा में, बलूचिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर जो स्पेस हिंदुस्तान को मिली है 9/11 के बाद, वहाँ से इंडियन एसेट्स, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रो और आईबी ऑपरेट करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं, कभी ईरान की स्पेस को यूज़ करते हैं, कभी अफगानिस्तान की स्पेस को यूज़ करते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, खा वो तालिबान की शक्ल में हो, खा वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की शक्ल में। पाकिस्तान अपने नैरेटिव को कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी और डिस्कवरी से पहले कभी भी दुनिया के सामने, दुनिया तो छोड़ें, खुद पाकिस्तान के मीडिया के सामने कभी इफेक्टिव सिस्टमैटिक तरीके से ला नहीं सका। कुलभूषण जाधव वो कड़ी है, वो एसेट है, वो चेहरा है, वो टूल है, वो कहानी है जिसके ज़रिए पहली दफ़ा गुज़िश्ता 30 बरस की तारीख में, 25 से 30 बरस की जो ये वॉर ऑफ नैरेटिव्स है, इसमें पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को डिफेंसिव पे डाला है और यही वजह है हिंदुस्तान के लिए कि इस नैरेटिव को तोड़ना, इसमें शगाफ पैदा करना, इसे कमज़ोर करना हिंदुस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। इसी चीज़ को हासिल करने के लिए हिंदुस्तान बहुत खर्चा करके, बहुत तैयारी करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। क्लेम तो ये था कि पाकिस्तान ने सज़ाए मौत सुनाई है और सज़ाए मौत दिए जाने का ख़तरा एक मासूम आदमी को, लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को कभी भी एक्सिक्यूट नहीं करेगा, कभी एक्सिक्यूट किया भी नहीं किसी इंडियन सिपाही को, ऑफिसर, किसी एजेंट को, लेकिन इतने सीनियर ऑफिसर को पाकिस्तान एफोर्ड ही नहीं करता, बिकॉज पाकिस्तान तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स में इस्तेमाल कर रहा है कुलभूषण जाधव को, तो वो कभी कुलभूषण जाधव को एक्सिक्यूट नहीं करेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान पर तो बड़ी मेहरबानी हो गई कि हिंदुस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया, बिकॉज पाकिस्तान को दुनिया भर में BBC हो या CNN हो या अमेरिकन मीडिया हो या बरतानवी यूरोपियन मीडिया हो, उन्होंने नुमाया अंदाज में इस स्टोरी को पब्लिश किया और कहीं ना कहीं लोगों ने किसी न किसी लेवल में लोगों को यकीन आया कि हिंदुस्तान बाकायदा एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, कंसर्टेड एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो ये नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बुरी सूरत हाल है। और क्योंकि हिंदू यहाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि ये कुलभूषण जाधव है या हुसैन मुबारक पटेल है, इसके पास पासपोर्ट कैसे आया, इसका पेंशन रिकॉर्ड कहाँ है, इसका रिटायरमेंट रिकॉर्ड किधर है, ये वो सब चीज़ें हैं जहाँ पर, और यही चीज़ें हिंदुस्तान के अपने मीडिया में भी पब्लिश हुई हैं कि प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी जो बेसिक रूल है, इसराइल जिसे इस्तेमाल करता है, अमेरिका इस्तेमाल करता है, रशिया इस्तेमाल करता है, जो तारीखी तौर पे हमेशा यूज़ किया गया है और जो इंडिया ने भी यूज़ किया है कि जो भी एजेंट्स आप भेजते हैं उनके पास एलिमेंट ऑफ प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी होता है। यहाँ कुलभूषण जाधव के केस में एलिमेंट ऑफ प्लॉजिबल डिनाएबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हिंदुस्तान को इतनी बड़ी मुसीबत बनी है। आगे क्या होगा, द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे बड़ी इंटरेस्टिंग 19 तारीख के बाद से, 2 दिन के बाद से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होने वाली है। पहले तो ये है कि हिंदुस्तान का वकील तो आके डिफेंड नहीं कर सकता, सो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की हुकूमत किसी बहुत महंगे भारी वकील को हायर करेगी। वो वकील कौन होगा? क्या वो सलमान अकरम वैसा सा इंटेलिजेंट आदमी होगा? क्या वो बैरिस्टर एतजाज़ एहसन की तरह का इन्फ्लुएंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होगा? क्या वो अकरम शेख साहब होंगे? क्या वो मखदूम ज़मा, खलीक मखदूम ज़मा होंगे? क्या वो खुद पाकिस्तान के एक्स अटॉर्नी जनरल होंगे जो ICJ में ये केस लेकर गए थे? कौन होगा वो भारी भरकम वकील? और उसको असिस्ट करने के लिए हिंदुस्तान से कौन आएगा? क्या हिंदुस्तान की हुकूमत दोबारा हरीश सल्वे को भेजेगी? ब्रिलियंट लॉयर हैं, इंटरनेशनल लॉयर्स बहुत ज़्यादा होते भी नहीं हैं, वो और उनकी टीम को भेजा जाएगा असिस्ट करने के लिए? कि पाकिस्तान की साइड से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस वकील को खड़ा करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिफेंड करने के लिए? ज़ाहिर है अटॉर्नी जनरल के अलावा कौन होगा यहाँ पर? क्या सलमान अकरम राजा होंगे? क्या एतजाज़ एहसन होंगे? क्या अकरम शेख होंगे? क्या बाबर सत्तार होंगे? क्या और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट होंगे? या फिर ये है कि अभी तक तो मेरी इतला ये है कि खाबर कुरैशी, द ब्रिलियंट क्वीन काउंसिल, बैरिस्टर खाबर कुरैशी को अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फॉरेन ऑफिस ने कांटेक्ट नहीं किया। क्या उनको बुलाया जाएगा एज अ लॉयर दैट प्रेजेंट्स, या एज अ लॉयर जो असिस्ट करे पाकिस्तानी टीम को? बिकॉज पाकिस्तान का जो लॉयर और जो लीगल टीम होगी, जो प्रोसिक्यूशन की मदद करेगी, उसका रोल इस केस में बड़ा
अहम होगा, बिकॉज जैसे मैंने कहा ये वॉर है नैरेटिव शिपिंग की। वहाँ जो की क्वेश्चन आईसीजे में उठे थे वहाँ तो 90 मिनट की प्रोसीडिंग थी, यहाँ दिनों ये प्रोसीडिंग चल रही है और उसको रोज़ अखबारों ने कवर करना है, मीडिया ने कवर करना है। तो जो पाकिस्तान का वकील क्वेश्चन उठाएगा कि भाई ये कुलभूषण जाधव है या हुसैन मुबारक पटेल है, ये रिटायर्ड है या ये हाजिर सर्विस है, इसका रिटायरमेंट रिकॉर्ड कहाँ है, इसका पेंशन रिकॉर्ड कहाँ है, वो सब चीज़ें जो हिंदुस्तान ने गुरेज की इंडिया की लीगल टीम ने और आईसीजे ने उन्हें प्रेजेंट नहीं किया, जिन क्वेश्चंस को डॉज किया, इंडिया की लीगल टीम जो भी पॉइंट होगी, पाकिस्तानी वकील होंगे, वो उन क्वेश्चंस को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कैसे डॉज करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं। इंडिया की कोशिश होगी, इंडिया मेरे ख्याल है, मैंने जो लीगल एक्सपर्ट से बात की है कि इंडिया की पोजीशन ये होगी कि इंडिया ये कहे कि इसे फर्स्ट ट्रायल जो हुआ वो मिस ट्रायल था, बिकॉज वहाँ इसे काउंसलर एक्सेस नहीं मिली। अगर काउंसलर एक्सेस मिलती तो कभी भी कन्विक्शन जो है वो ना हो सकती। पाकिस्तानी साइड के लिए एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैलेंज है, मेरा पूछें वो क्या। पाकिस्तान हरगिज़ ये नहीं चाहेगा कि अदालत कुलभूषण जाधव को सजाए मौत दे दे। वैसे तो एक राइट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट के लेवल में भी है, पॉलिटिकली तौर पर, स्ट्रेटेजिकली तौर पर पाकिस्तान की स्टेट अफोर्ड नहीं करती कि कुलभूषण जाधव को एक्सिक्यूट किया जाए। सो पाकिस्तान ने कोई ऐसा हल निकालना है कि नैरेटिव तो बहुत शेप हो लेकिन कुलभूषण जाधव की जान किसी तरह से बच जाए, ताकि वो किसी न किसी स्टेज पे उसका एक्सचेंज हो और वो पाकिस्तान वापस हिंदुस्तान जा सके। बहरहाल एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप करेगी मैं आपको इसके ऊपर अपडेट भी करूंगा और बाकी इश्यूज़ के साथ भी वापस आऊँगा। मुझे इस चैनल पर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी आप क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। थैंक यू सो मच।